हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11 और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के सेशन में हम करने वाले हैं 6th चैप्टर जो कि है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के लिए क्विक रिवीजन पार्ट 2। इस चैप्टर के एकदम बेसिक कंसेप्ट जो हमने थोड़ा बहुत क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर में पढ़ा हुआ है उनको हमने समझ लिया था, उनको हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया था अपने प्रीवियस सेशन में। आज हम इस चैप्टर का मेन पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो आइए इसका क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता देती हूँ। आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए एनसीईआरटी सीबीएसई की जो बुक्स हैं, अदर फेमस राइटर्स की बुक्स हैं, उनका कंटेंट हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि ओलंपियाड या फिर एनटीएससी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप अपनी पढ़ाई आराम से क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ कर सकते हैं ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। इसी बात के साथ हम अपना आज का चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्विक रिविजन की हम बात करेंगे तो थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि हमने पिछले अपने कंसेप्ट में पिछले जो रिवीजन था पार्ट 1 इस चैप्टर का, उसमें क्या क्या समझा था। उसमें हमने बात करी थी कि प्लांट में टिश्यूज किस टाइप के होते हैं, टिश्यूज कैसे बनते हैं, क्या बेसिक सेल्स हैं, उन सेल्स का डिजाइन कैसा है, उन सेल्स का फंक्शन कैसा है, ओरिजिन कैसा है, कहाँ से सेल्स बनकर आते हैं और फिर ग्रुप फॉर्म करके बनाते हैं टिश्यू। जहां हमने बात करी थी कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, सिंपल टिश्यू की, एज वेल एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, परमानेंट टिश्यू की, उसमें भी हमने बात करी थी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम। आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में जब हम किसी प्लांट को देखते हैं तो उस प्लांट के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखिए, हमें इतना तो मालूम है कि हमें कुछ मेरिस्टेमेटिक जोन मिलेगा जहां पर ऐसे सेल्स होंगे जो हमेशा डिवाइड कर रहे हैं, फिर हमें कुछ परमानेंट जोन मिलेगा जहां ऐसे सेल्स होंगे जो डिवाइड नहीं करने वाले हैं लेकिन करने वाले हैं स्पेसिफिक फंक्शन, और फिर भी उनके पास किसी किसी सेल्स के पास एबिलिटी है कि वो आगे जाकर फिर से डिवाइड कर सकता है, राइट। इसके बाद हमने ये देखा था कि स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स कैसे हैं, पेरेन्काइमा के सेल्स कैसे हैं और कोलेनकाइमा के सेल्स कैसे हैं, और वो क्या डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होता है, किसमें फूड वैक्यूल है, किसमें फूड वैक्यूल नहीं है, ये सारी चीजें हम समझ चुके। फिर हमने जब परमानेंट टिश्यू पढ़ा तो उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जाइलम को लेकर, फ्लोएम को लेकर, जाइलम के पर्टिकुलर सेल्स को लेकर और फ्लोएम के पर्टिकुलर सेल्स को लेकर। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हम कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम, फ्लोएम को एक साइड कर दें और पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा इनको एक साइड कर दें, ये क्या है बेसिकली टाइप ऑफ सेल्स है ना, टाइप ऑफ टिश्यू जो बनने वाला है, ग्रुप ऑफ सेल्स एक जैसे जो टिश्यू बनाएंगे, ये तो वो था। लेकिन इसके अलावा प्लांट में हमें क्या क्या दिखता है, तो ब्रॉडली जब हम किसी प्लांट को देखते हैं या बड़े किसी ट्री को देखते हैं तो हम उस ट्री में या उस प्लांट में जितना भी टिश्यू है उसको ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और वही कहलाता है हमारा टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक, मतलब बेसिकली हमने क्या किया है, पूरे कंप्लीट प्लांट को, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो, कंडक्टिंग टिश्यू हो, जितने भी सेल्स हैं उन सबको हमने, जितने भी टिश्यूज हैं बेसिकली उन सबको हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, और वो कैटेगरी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये टिश्यूज क्या है। टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल जिनका सिमिलर ओरिजिन और सिमिलर फंक्शन होता है, जो एक जैसा काम कर सके और एक जगह से बनकर आए हो, वो अपना ग्रुप बना लें और फिर अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो कहलाता है टिश्यू। और हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। सो देयर आर 3 टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इन प्लांट बॉडी। तो कौन सा टिश्यू कहां प्रेजेंट है और कौन सा टिश्यू क्या काम करेगा, इसके ऊपर हमने ब्रॉडली टिश्यूज को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। दे आर, क्या क्या है ध्यान से देखिए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पहला, जब भी हम वर्ड एपिडर्मल सुनते हैं, आज के बाद जहां पर भी, चाहे एनिमल की बॉडी में हो, प्लांट की बॉडी में हो, कहीं पर भी अगर आपको ये वर्ड मिल जाए लिखा हुआ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मल, तो उसका मतलब होता है आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग। ठीक है,
आउटर कवरिंग क्यों बोलते हैं इसको? ये हमारी, आप यूं समझ लीजिए जैसे हमारे पास स्किन है वैसे ही प्लांट को भी तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की स्किन की जरूरत है ना। और यहां पर हमने उन्हीं सेल्स, उन्हीं टिश्यूज को बोला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो इतना हम समझ गए कि आउटर जितना भी प्लांट में, प्लांट की रूट में जो बाहर हमको महसूस हो रहा है, जिसे हम टच कर सकते हैं, स्टेम में जो पोर्शन आप टच करके महसूस कर सकते हो, लीफ पर जो आप महसूस कर रहे हो, वो बाहर जितने भी लेयर हैं वो सब किस में आएंगी? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आएंगी। दूसरी होती है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर का मतलब हमने 9th क्लास से पढ़ा हुआ है। वैस्कुलर का मतलब होता है कंडक्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये अगर वैस्कुलर अगर कंडक्टिंग एलिमेंट्स है, यानी ये कोई चीज को कंडक्ट कर रहा है, लेकर जाएगा। तो ये कौन सी चीजों को ले जा सकता है? तो कंडक्टिंग एलिमेंट या वैस्कुलर बंडल में कौन आता है? हमारे जाइलम और फ्लोएम, जो कि फूड, वाटर और मिनरल्स को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स में, राइट। उसके बाद ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। बेसिकली इसमें फंडामेंटल वर्ड हमने जोड़ा हुआ है क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि इट इज फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, या कभी अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट करके पूछ लिया जाए, इसीलिए मेरा ये पर्पस है आपको बताने का। लेकिन बेसिकली ज्यादातर इसे जाना जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के नाम से। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का मतलब होता है कि अगर हम प्लांट में से एपिडर्मिस को हटा दें और वैस्कुलर को हटा दें, तो इन दोनों को हटाने के बाद जो भी पोर्शन बचता है वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? अगर हम बाहर की कवरिंग हटा दें और अंदर बीच के वो जो बंडल्स हैं उनको हटा दें, सपोज करो कि ये एक ट्रंक थी किसी ट्री की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका ये रेड से जो बनाया है, अच्छा यहां पर रूट्स रही होंगी, तो मैंने रेड से जितनी चीज बनाई है मैंने वो वाला पोर्शन भी हटा दिया। और अगर मैं इसके अंदर ट्यूब्स बना दूं, सपोज ये जाइलम और फ्लोएम है ना, सपोज ये जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू हैं, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो जितना भी पोर्शन बचेगा, लीव्स के अंदर का, स्टेम के अंदर का, ट्रंक के अंदर का या रूट्स के अंदर का, तो वो सारा पोर्शन कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा? हमने बेसिकली 3 सिस्टम्स पढ़े, और वो 3 सिस्टम्स क्या क्या पढ़ने हैं हमको? जब भी हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स, 1 मिनट, प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं, है ना, प्लांट्स में जो टिश्यू सिस्टम होता है वो कितने टाइप का होता है? वो होता है 3 टाइप का। क्या क्या है वो टाइप्स? पहला टाइप होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, जो अपन कह सकते हैं आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट होता है। अगर आपने एक एक वर्ड इसको याद रखने के लिए, इसको इंडिकेट करने के लिए याद रख लिया तो आप उसके सारे फंक्शंस याद रखोगे। दूसरा होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आता है काम? कंडक्शन का। प्लांट में कंडक्शन वाटर का होता है, मिनरल का होता है और फूड का होता है। और इसके अलावा हमारे पास एक और सिस्टम है जिसका नाम है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या नाम है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। Except epidermal and vascular, all the tissue in the plants are coming under what? Ground tissue system. तो basically except vascular and epidermal tissue system, everything comes under ground tissue system. इतनी बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। और जब भी हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करने जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? बाहर की कवरिंग। इतना तो क्लियर है ना, बाहर की हमें कवरिंग मिलेगी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम,
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ध्यान से समझना। 1 मिनट। दिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, एक कहानी सुन लो, एक कहानी की तरह तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी। मैंने आपको बताया कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मतलब होता है वो टिश्यू जो प्लांट में आउटर कवरिंग बना रहा है। तो ये आउटर कवरिंग बनाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ बातें लिख लेते हैं जो हमें याद रखनी है कि पहला ये आउटर मोस्ट होता है, ठीक है। सबसे बाहर जो टिश्यू दिखता है वो कौन सा होता है, वो होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्लांट की स्किन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ये प्रोटेक्टिव होता है, नेचर में प्रोटेक्टिव होता है। अब अगर बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, इस स्किन की, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि बाहर की कोई भी चीज अंदर प्रेजेंट टिश्यूज को नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव है, ठीक। इसके बाद इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, सिंगल लेयर्ड होती है। सिंगल लेयर्ड से हमारा क्या मतलब है, सिंगल लेयर्ड से हमारा मतलब है कि अगर मैं ये बना रही हूं प्लांट की एपिडर्मिस, तो उस एपिडर्मिस में बस ये एक ही लेयर होगी सेल्स की, ठीक है। ये एक ही लेयर मिलेगी सेल्स की, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस वाली लेयर, है ना। अच्छा, अब ये जो एपिडर्मिस वाली लेयर है ये कौन से सेल्स की बनी है, तो ये बनी है पेरेन्काइमा वाले सेल्स की, पेरेन्काइमा वाले सेल्स की, ठीक। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज प्रेजेंट, अब ये जो एपिडर्मिस टिश्यू है ये दोनों जगह प्रेजेंट होगा, यानी कि ये रूट्स में भी प्रेजेंट है और ये स्टेम में भी प्रेजेंट है। और जब भी ये रूट में प्रेजेंट होगा तो इसके साथ कुछ और चीजें जुड़ी होंगी, और स्टेम में प्रेजेंट होगा तो कुछ और चीजें जुड़ी होंगी। और वो कौन सी चीजें हैं, क्या जुड़ा होगा इसके साथ, वो भी एक बार समझ लो। क्या होता है कि प्लांट की ये आउटर स्किन है ना, तो आपने डेफिनेटली कभी अगर देखा ही होगा कि कुछ प्लांट्स में उनकी स्टेम के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक अटैचमेंट्स या अपेंडेजेस जिनको बोलते हैं वो होते हैं, और वो कहलाते हैं ट्राइकोम। ये मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का पढ़ाया था और कीवर्ड्स पढ़ाए थे, राइट। तो वो जो ट्राइकोम्स होते हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्राइकोम्स प्रेजेंट क्यों हैं, ये जो अपेंडेजेस हैं, अपेंडेज मतलब क्या होता है, कोई जुड़ी हुई चीज, है ना, कोई जुड़ा हुआ हाथ जैसा या लिम्ब जैसा अपेंडेज जिसको बोलते हैं वैसा स्ट्रक्चर। तो अगर प्लांट की स्टेम में कोई अपेंडेज जुड़ा हुआ है तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि वो जुड़ा क्यों है। अपर एपिडर्मिस को क्या जरूरत है हेयर लाइक स्ट्रक्चर की, वो उसका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है एपिडर्मल टिश्यू लेयर की, तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए वहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कुछ सेक्रेटरी पर्पस सॉल्व करेगा। सेक्रेटरी पर्पस सॉल्व करने का मतलब उसमें कुछ सर्टेन सेक्रीशंस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं एनिमल्स के लिए, और अगर स्टेम में वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो एनिमल्स उस प्लांट को खा नहीं पाएंगे। तो ये एक प्रोटेक्टिव क्राइटेरिया हुआ ना, हो गया, ठीक है। तो हमने किसकी बात करी, सबसे पहले ये टिश्यू सिस्टम के पास कुछ अपेंडेजेस होते हैं, क्या होते हैं, अपेंडेजेस, ठीक। अगर हम बात करें रूट की तो कुछ और है ये अपेंडेजेस, और अगर हम बात करें स्टेम की तो कुछ और होते हैं ये अपेंडेजेस। स्टेम में अभी हमने देखा कि इसके पास ट्राइकोम प्रेजेंट है, तो फिर मैडम रूट में क्या प्रेजेंट है, आप भूल गए, रूट में रूट हेयर प्रेजेंट है, और वो रूट हेयर क्या कर रहा था, वो भी तो अपेंडेज ही है। वो रूट हेयर क्या कर रहा था, इट वाज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, वो भी एब्जॉर्प्शन का ही काम कर रहा था। तो यहां पर प्रेजेंट है रूट हेयर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके अलावा और आउटर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है, क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, और वहां पर पढ़ा था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप बोलोगे मैम क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस से आपको कितना प्यार है, आप हमेशा उसकी बात करते हो। तो मैंने आपको जिस दिन पहली बार इस चैप्टर के इस सिलेबस को इंट्रोड्यूस कराया था 11th क्लास की बायोलॉजी से, मैंने वहां कहा था कि लोग डरते जरूर है, ठीक है, कि भाई 11th में बहुत सारा है, बहुत वास्ट है, ऐसा वैसा, पर आपको कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ाई जा रही है जो आपको मालूम ही ना हो, है ना। वो आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ कोई कड़ी ऑलरेडी पढ़कर आए हो उसकी, और एक नई कड़ी यहाँ पढ़ोगे और जोड़ करके इसे क्या बना लोगे, अपना रास्ता जो पहुंचाएगा आपको आपकी मंजिल तक। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है ना।
तो हमने वहां जब फोटोसिंथेसिस का साइट पढ़ा था लीफ में, तो हमने वहां कुछ ऐसा ही डायग्राम बनाया था। इसके नीचे हमने एक और हाइपोडर्मिस बनाई थी, एक और लेयर थी सेल्स की, फिर हमने मीजोफिल सेल्स बनाए थे, स्पॉन्जी लेयर थी मीजोफिल सेल की, ऐसा स्ट्रक्चर याद आया। और उसके बाद हमने एक और लेयर बनाई थी जो वापस से लोअर एपिडर्मिस थी, और उस लोअर एपिडर्मिस की लेयर में हमने क्या बनाया था, 1 मिनट मैं फिर से बना देती हूँ ये, बिकॉज आई वांट टू शो यू समथिंग। हमने लोअर एपिडर्मिस बनाई थी और उसमें हमने इस तरीके से सेल बनाए थे, और फिर हमने एक और चीज बनाई थी। अब अगर मैंने ये जगह छोड़ दी है तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बनाने वाली हूँ। हमने एक और चीज बनाई थी, ऐसे बीन शेप्ड सेल्स बनाए थे जिनके पास ऐसे आउटर एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट थे, और उसको हमने बोला था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां से होगा, और ये सेल्स क्या कहलाएंगे, ये सेल्स कहलाएंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा, ठीक। अब प्लांट्स में स्टोमेटा क्यों प्रेजेंट होते हैं? भाई हमें ये मालूम है कि एपिडर्मल टिश्यू की लेयर ऐसी होती है, हमें ये मालूम है कि अपेंडेजेस होंगे तो रूट में ये होंगे, शूट में ये होंगे, यानी स्टेम में ये होंगे। अब स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो देखो, अगर अपेंडेजेस में रूट हेयर का काम अब्जॉर्प्शन का था, स्टेम में ट्राइकोम का हेयर लाइक स्ट्रक्चर का काम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था ताकि ऑर्गेनिजम्स उसको ना खा पाए, तो स्टोमेटा क्या काम कर रहा है? स्टोमेटा करेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इस स्टोमेटा को, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, उसमें बीन शेप्ड सेल्स होते हैं, और बीन शेप्ड सेल्स के बाहर एपिडर्मल सेल्स होते थे, याद आ गया? ठीक। अब यहां पर ये स्टोमेटल अपर्चर होता था, और यही वो सेल्स थे जिनके पास अलग से एक चीज प्रेजेंट थी, और वो चीज क्या थी? क्लोरोफिल। ठीक है। अच्छा, अब इस अपर्चर में से क्या होने वाला था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला था मैडम, होने वाला था। और ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, जो ये आउटर वाले, ये सारे कौन है? एपिडर्मल सेल, है ना? इतना स्ट्रक्चर तो याद है। और ये जो है, ये है गार्ड सेल, ये भी याद है। तो ये जो स्टोमेटा है, ये क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है। ओपन होगा, क्लोज होगा। मैम कैसे ओपन और क्लोज होता था, एक बार बता दो, हम भूल गए। तो ऐसा होता था कि ये वाटर जो है इसमें जाता है, एपिडर्मिस में, एपिडर्मल सेल में। वाटर जैसे ही एपिडर्मल सेल में जाएगा, या वाटर जैसे ही इन सेल में आएगा, तो बेसिकली ये वाटर का मूवमेंट है जो क्या कराता है? ओपनिंग और क्लोजिंग। कैसे कराता है? ओपन स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज स्टोमेटा क्या होता है, सब पर आ रही हूँ, घबराओ मत, सारी चीजें बताऊंगी, खत्म नहीं किया है अभी। मेरा पर्पस सुन लो, मेरे को आपको ये बताना है कि अगर स्टोमेटा प्रेजेंट है एपिडर्मल टिश्यू में, तो वो भी 2 टाइप का होता है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी चल रहा है ना कि किसमें क्या प्रेजेंट है, डिटेल में जाएंगे। तो स्टोमेटा जो होता है, जैसे ये अपेंडेजेस 2 टाइप के थे, ऐसे स्टोमेटा 2 टाइप के हैं। कौन सा है? एक तो गार्ड सेल्स वाला है, ठीक है, जो बीन शेप्ड होते हैं, और एक डम्बल शेप वाला है, डम्बल शेप वाला है, डम्बल शेप का स्टोमेटा है। बस इतनी कहानी हमें एपिडर्मल टिश्यू में पढ़नी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्लांट का बाहर का टिश्यू सिस्टम सिंगल लेयर का बना है, आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्टिव है, पेरेन्काइमेटस सेल्स है। सिंगल लेयर सेल्स में कभी कभी कुछ अटैचमेंट्स दिखते हैं, और वो अटैचमेंट्स क्या कहलाते हैं? ट्राइकोम कहलाते हैं। ट्राइकोम किसमें? स्टेम में। रूट में अगर हम जाएंगे तो रूट में वो कहलाते हैं रूट हेयर। इसके अलावा स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है एपिडर्मल वाली लेयर में, और वो स्टोमेटा भी 2 टाइप का होता है, एक गार्ड सेल वाला, एक डम्बल शेप के सेल्स वाला। इसके अलावा कभी कभी हमको क्यूटिकल की लेयर दिखती है, थिक आउटर में। ये यहां पर देखो, आई विल टेल यू वेयर। अगर मैं ये कलर लूं तो दिख रहा है ना ये आपको? देखो, ये मैंने रेड कलर से सेल्स बनाए हैं, पर्पल कलर से ट्राइकोम बनाए हैं। कभी कभी यहां पर, इसको मैं थोड़ा दूर बनाती हूँ सो दैट यू कैन स्पॉट इट। कभी कभी यहाँ पर दूर पे, बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग पे एक थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जो क्यूटिकल लेयर क्या कर रही है? वाटर का अब्जॉर्प्शन रोक रही है। सॉरी, अब्जॉर्प्शन नहीं, ट्रांसपिरेशन, वाटर का ट्रांसपिरेशन रोक रही है। कैसे रोक रही है? आप भी जानते हो कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, है ना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट। तो ये क्या करेगी? थिक क्यूटिकल की लेयर आ गई, तो थिक क्यूटिकल की लेयर वहां पे क्या काम करने वाली है? थिक क्यूटिकल की लेयर वाटर वेपर बनके वाटर को कभी जाने नहीं देगी। वाटर
प्लांट के अंदर ही रह जाएगा। और ऐसा कहाँ जरूरी है? ऑब्वियसली उन प्लांट्स में जरूरी है जो ज्यादा डेजर्ट वाले एरिया में है, या फिर जिनको वाटर स्कैरसिटी का डर है। पानी में रहने वाले प्लांट्स में क्यूटिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां तो बहुत सारा पानी है। पानी बचाने की जरूरत कहां पड़ेगी? जहां पर पानी नहीं होगा, तो उस जगह क्यूटिकल भी प्रेजेंट होगी। तो हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एक्स्ट्रा 3 चीजें पढ़ी। एक ट्राइकोम जो स्टेम में हेयर है वो, दूसरा रूट हेयर, तीसरा क्यूटिकल की लेयर, और इन तीनों के बाद हमने एक और अटैचमेंट पढ़ा, एक और सेल पढ़ा जो प्रेजेंट होता है एपिडर्मल लेयर के पास, और वो होता है स्टोमेटा। क्लियर हो गया इतना कंसेप्ट? वेरी गुड। नाउ विल सी, यहां तक हमने पढ़ लिया था, ये तो इंट्रोडक्टरी था कितने टिश्यूज होते हैं। अब देखो, हाँ पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एपिडर्मल में क्या क्या प्रेजेंट है ना? ओके, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, 1 मिनट। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल। कौन से सेल्स हैं? एपिडर्मल सेल, विच फॉर्म्स द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर। एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे रूट हेयर और ट्राइकोम। अपेंडेजेस मतलब एक्स्ट्रा चीज जो एपिडर्मिस के पास जुड़ी हुई है। एंड स्टोमेटल अपैरेटस, जो मैंने आपको गार्ड सेल, बीन शेप के जो गार्ड सेल्स थे, एपिडर्मल सेल्स थे, और जो स्टोमेटल पोर दिखाई थी, वो सब मिल करके स्टोमेटल अपैरेटस बनाता है, तो वो प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट लेयर है, बिल्कुल हाँ, सबसे बाहर वाली लेयर है। सिंगल सेल लेयर है, ये भी मैं आपको बता चुकी, एक ही सेल की लेयर है, उसमें अलग से बहुत सारे सेल नहीं होंगे। अगर ये लेयर है तो इसमें बस इस तरीके से एक ही लेयर सेल्स की प्रेजेंट है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पर एक और एपिडर्मल सेल की लेयर हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट इज हैविंग ओनली सिंगल लेयर। पेरेन्काइमेटस सेल्स विथ लार्ज वैक्यूल, मैंने आपको बताया था पेरेन्काइमा वाले सेल्स हैं। अब जैसे ही मैं बोलती हूँ पेरेन्काइमा वाले सेल्स हैं, तो जरूरी है कि आपने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखा हो, क्योंकि वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया पेरेन्काइमा यानी क्या, स्क्लेरेन्काइमा यानी क्या, कोलनकाइमा यानी क्या, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, वो सारी चीजें मैंने आपको वहां एक्सप्लेन की हुई है। तो पेरेन्काइमेटस सेल्स वो सेल्स हैं जिनके पास बीच में सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होता है, और बड़ा वैक्यूल होने की वजह से जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? कंपैरेटिवली कम होता है। क्लियर? दैट इज ऑल अबाउट दी एपिडर्मल टिश्यू। और देखो, आउटसाइड ऑफन कवर्ड विथ वैक्सी लेयर क्यूटिकल टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एब्सेंट इन रूट्स। ये भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये जो थिक लेयर दिख रही है, मैंने इसे मार्क नहीं किया है, आई विल मार्क इट। ये जो थिक लेयर दिख रही है, ये थिक लेयर कौन है? ये है क्यूटिकल। और ये पर्पल वाले कौन है? ये है ट्राइकोम। तो क्यूटिकल हमेशा स्टेम में प्रेजेंट होती है, रूट में प्रेजेंट नहीं होती। रूट में जरूरत ही नहीं है ना, लॉस ऑफ वाटर वहां से होगा ही नहीं, तो इसीलिए रूट में नहीं है। लेकिन वैक्सी लेयर क्यूटिकल की स्टेम में या लीफ में दिख जाती है, स्टेम में बेसिकली। पोर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। एपिडर्मिस ऑफ लीफ में कुछ पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। पोर्स क्यों प्रेजेंट है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए प्रेजेंट है। फंक्शन क्या होता है एपिडर्मिस का? ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। ट्रांसपिरेशन करवा पाना, या ट्रांसपिरेशन की अगर जरूरत नहीं है, वाटर प्लांट में कम है, तो उस ट्रांसपिरेशन को रोकना और कराना एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे कराएगा? स्टोमेटल अपैरेटस से कराएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टोमेटा बताया। दैट्स इट। अब हम बात करेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है और हमारे पास अपेंडेजेस क्या होते हैं। ठीक है, ये एपिडर्मल अपेंडेजेस और स्टोमेटा। लेकिन इस पे जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता देती हूं, वो है ये डायग्राम। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि प्लांट टिश्यू को, प्लांट के सारे टिश्यूज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक था एपिडर्मल, अब मैं यहां पर टीएस लिख रही हूं टिश्यू सिस्टम के लिए। दूसरा था वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और द थर्ड वन वाज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर इस इमेज को देखो, यहां पर एक प्लांट है, इस प्लांट में आपको लीफ दिख रही है, तो इन्होंने लीफ के अंदर का ये पोर्शन आपको बता दिया ना, बड़ा करके ये दिखा दिया, ये लीफ के अंदर का पोर्शन। फिर हमने बोला ये स्टेम है, तो स्टेम में एक ये वाला डायग्राम दिखा दिया, और अगर रूट है तो रूट में ये वाला डायग्राम बता दिया। अब आपको पता है इनका मतलब क्या है? जितना भी ग्रीन पोर्शन मार्क है इस प्लांट में, आपको जितना भी ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये ग्रीन पोर्शन ग्रीन कलर से जो भी दिख रहा है, वो क्या है? वो है डर्मल टिश्यू सिस्टम, यानी कि प्लांट की स्किन। पर्पल कलर से बीच में ये लाइन दिख रही है, ये बीच में ये लाइन गई हुई है, ये पर्पल है, ये पर्पल कलर,
ये पर्पल कलर, लीफ में भी यहाँ बीच बीच में पर्पल कलर। तो पर्पल कलर से आपको क्या दिख रहा है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी कंडक्शन। क्योंकि देखो रूट से वाटर या मिनरल चलेगा, स्टेम तक जाएगा, लीफ में जाएगा, हर पार्ट में जाएगा, तो वो हर जगह प्रेजेंट है। और फिर येलो से जो भी पोर्शन दिख रहा है, अगर मैं इस प्लांट को सपोजिंगली ये ऐसी स्टेम थी, ठीक, स्टेम को मैंने बीच में से कट किया, और जब मैं बीच में से इसको कट करती हूं तो मुझे कौन सा पोर्शन दिखेगा? ये वाला पोर्शन दिखेगा। और जब मैं इसको देखती हूं तो इसमें मुझे ये जितना भी येलो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है, लीफ में भी दिख रहा है, वो पूरा येलो पोर्शन क्या है? दैट इज द ग्राउंड टिश्यू, यानी कि घर है उस प्लांट का। क्लियर हो गया? That's it. ये हमने इतनी चीज समझ ली, इसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम डर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी ग्रीन पोर्शन जो भी इसमें दिख रहा है वो पढ़ रहे हैं, ठीक। अब अच्छा एक चीज और, यहाँ पर देखो ग्रीन पोर्शन हमेशा आउटर कवरिंग में ही प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ग्रीन पोर्शन आउटर कवरिंग में ही प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ग्रीन पोर्शन आउटर कवरिंग में ही प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? डर्मल है ना, स्किन है ना, तो स्किन तो बाहर ही होगी। क्लियर? ओके। नाउ द थिंग इज, हम बात करेंगे स्टोमेटा की, है ना। स्टोमेटा पे जाने से पहले कुछ डायग्राम, कुछ इमेजेस इंपॉर्टेंट हैं जिनकी लेबलिंग्स इंपॉर्टेंट है, वो समझ लेते हैं। ये क्या है सामने जो हमारे डायग्राम है? ये बेसिकली वो डायग्राम है जब हमने प्लांट की स्टेम को बीच में से कट किया और इस पोर्शन में से देखा। तो ये पोर्शन कौन सा कहलाएगा? ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाएगा। अगर मैं ऐसे कट करती लेंथ में तो वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता। हम देख रहे हैं प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में हमको सबसे पहले ये डार्क ग्रीन कलर के सेल्स दिख रहे हैं और एक ही लेयर है सेल्स की, ठीक है। तो ये डार्क ग्रीन कलर के जितने भी सेल्स हैं, ये कौन है? ये हैं एपिडर्मल सेल्स, यानी कि डर्मल टिश्यू, स्किन। अब यहां पर इस हो सकता है जिस स्टेम को हमने कट किया हो, उस स्टेम में उस जगह पर स्टोमेटा प्रेजेंट ना हो, लेकिन अगर कोई अपेंडेज है, अगर स्टोमेटा है या फिर क्यूटिकल है, तो वो बाहर ही प्रेजेंट होगी। अगर ये स्टेम में से हमने कट किया है तो स्टेम के पास ऐसे अपेंडेजेस होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। या फिर हो सकता था कि इसके पास थिक क्यूटिकल की लेयर डिपॉजिट हो ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए, और हो सकता था कि इसके पास स्टोमेटा प्रेजेंट हो। तो वो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टोमेटा भी मैं रेड कलर से बना देती हूँ, दिखेगा आपको। वो भी यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होगा, ऐसे प्रेजेंट होगा, और यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराएगा, यहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराएगा। क्या आप इतना समझ पा रहे हो? तो अभी हम इस आउटर लेयर में हैं जो कहलाती है डर्मिस, ठीक। ओके, दैट्स इट। यहां पर जो डायग्राम है उसमें हमको क्या दिख रहा है? यहां पर जो डायग्राम है, यहां पर हमको देखो डर्मल टिश्यू दिख गए ना, ये बाहर डर्मल टिश्यू डार्क ग्रीन कलर से जो बने हुए हैं, दीज आर दी डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू के पास एक ऐसा हेयर ग्रोथ दिख रही है जो क्या कहलाता है? ट्राइकोम। और इसी डायग्राम में हमें ऊपर थिक लेयर दिख रही है। देखिए ये जो डार्क ग्रीन कलर के सेल्स हैं वो तो यहां तक ही थे, ये ऊपर थिक लेयर जो दिख रही है, ये थिक लेयर कौन है? क्यूटिकल, यानी कि वैक्सी लेयर विच विल प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। अब यहां से क्या होगा? इन्वेडर्स आउट, यानी कि कोई चीज अंदर नहीं जा पाएगी, इससे गैशियस एक्सचेंज यहां से हो जाएगा। ओपन पोर से भी हो सकता है और स्टोमेटा से भी हो सकता है, और जहां पर भी कम क्यूटिकल होगा या थिन पतली सी लेयर होगी, वहां पर सनलाइट अंदर चली जाएगी लीफ के अंदर, और लीफ के अंदर जाके कहां जाएगी, कहां ऑप्शन होगा, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन जब हम क्या पढ़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे कि ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, तब पढ़ेंगे हम ये, ठीक। सो दिस इज द इमेज विच इज इंपॉर्टेंट। नाउ वील स्टार्ट विथ स्टोमेटा, ठीक है। अब हम स्टोमेटा की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो ये जो स्टोमेटा है इज मेड अप ऑफ बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। स्टोमेटा दो टाइप के सेल्स का बना होता है प्लांट्स के अंदर। एक तो होते हैं बीन शेप के गार्ड सेल्स, यानी जो कैसे दिखते हैं? ऐसे किडनी शेप्स दिखते हैं, ऐसे सेल्स, इस टाइप के सेल्स होते हैं। और दूसरा होता है डम्बल शेप सेल्स, ठीक। दूसरा होता है डम्बल शेप सेल्स। तो ये दो टाइप के स्टोमेटास होते हैं, अलग अलग सेल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्टोमेटा करता क्या है? अगर हम स्टोमेटल अपैरेटस को देखेंगे, ठीक है, पूरा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, तो वहां पर सबसे पहली चीज कि ये जो बीन शेप्ड सेल्स हैं, ये किस में पाए जाते हैं? बीन शेप्ड सेल्स डाइकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं और ग्रासेस में मोनोकॉट पाए जाते हैं, ठीक।
ठीक है। मोनोकॉट या ग्रासेस में कौन पाया जाता है? डंबल शेप का सेल। ये छोड़ दो, ये तो हम वैसे भी याद कर लेंगे, पर अभी पहले हमें समझना है कि कैसे कैसे काम करता है। तो इसमें होता क्या है, देखो ये वाला जो दिख रहा है, इस डायग्राम को अच्छे से देखो, ये वाला जो दिख रहा है ये कैसा शेप का सेल है? ये बीन शेप का सेल है, ठीक। और इस बीन शेप के सेल के बाहर कुछ बड़े बड़े सेल्स हैं, ये वाले सेल्स, ये, ठीक है, these cells, ये जो बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं ये हैं एपिडर्मल सेल्स। These are the epidermal cells, यानी आउटर सेल्स, ठीक। और इसमें बीच में आपको कुछ ग्रीन कलर दिख रहा है इस तरीके से, ये क्या है? ये है क्लोरोफिल, ठीक, क्योंकि गार्ड सेल्स में भी क्लोरोफिल होता है। और ये जो बीच में दिख रहा है खाली जगह, ये क्या है? स्टोमेटल पोर, जहां से बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। अब क्या होता है कि यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। तो ओपनिंग कब होती है? जब बीन शेप्ड के सेल्स में वाटर भर जाता है, ठीक है। तो जैसे ही बीन शेप्ड के सेल्स में वाटर भरेगा तो वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शेप ले लेते हैं। देखो इनका शेप कैसा होता है, ऐसा बीन शेप का होता है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक शेप ले लेते हैं, अपने शेप में आ जाते हैं जैसे ही पानी भरता है। जैसे हम अगर बलून की बात करें, तो अगर कोई मान लो, सपोज करो हार्ट शेप का आपने बलून लिया, ठीक है, तो ये हार्ट शेप का बलून अपना शेप कब दिखाएगा? जब आप इसमें एयर ब्लो कर दोगे, राइट। ऐसे ही बीन शेप का सेल अपना शेप कब दिखाएगा? जब आप इसमें वाटर फिल कर दोगे। तो जैसे ही वाटर फिल होता है, दोनों जो सेल्स हैं वो बीन शेप के हो जाते हैं और स्ट्रेच हो जाते हैं, बीच का पोर ओपन हो जाता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन जब ट्रांसपिरेशन हो और फिर क्या हो जाए, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तब क्या होगा? तब ये सेल्स अपना शेप भूल जाएंगे और सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, तो पास पास आ जाएंगे और स्टोमेटल पोर जो है वो बंद हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। इतनी बात समझ में आई। मैं आपको ओपनिंग और क्लोजिंग फिर से डायग्राम के साथ दिखाऊंगी। अब इसमें हमको दिख गया कि कौन कौन से सेल्स होते हैं, ये बीन शेप। लेकिन डंबल शेप की हम बात करें तो डंबल शेप सेल्स भी, ये देखो, ये डंबल के शेप का दिख रहा है, ठीक है, डंबल के शेप का। और इनके पास भी क्या है? ये बीच में सब्सिडरी सेल्स है, ठीक है, जो गार्ड करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये कहां पाया जाता है? मोनोकॉट्स में, यानी कि इन ग्रासेस डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट। ग्रासेस में डंबल शेप के गार्ड सेल्स होते हैं। क्लियर? ओके। नाउ व्हाट एक्चुअली स्टोमेटा डज? स्टोमेटा इज द आउटर वॉल आर थिन, इनर वॉल आर थिक। अगर हम स्टोमेटा को देखेंगे तो बाहर की वॉल जो है वो पतली होती है, अंदर की वॉल थिक होती है। इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। हाँ, हमने देखा था कि अगर ये बीन शेप का सेल है तो इसमें यहां पर बीच बीच में क्लोरोप्लास्ट भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स एपिडर्मल सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन साइज एंड शेप एंड नोन एज सब्सिडरी सेल। कैसे पता चलेगा? इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां पर ये जो बाहर का ये सेल है इसको हमने सब्सिडरी सेल बोला है। सब्सिडरी सेल का मतलब होता है कि अब अगर सेल स्पेशलाइज्ड हो जाए मतलब आगे जाकर कभी भी वो अपने जीवन काल में अपना शेप और फंक्शन चेंज नहीं कर सकता, अब वो परमानेंट हो गया है वैसा ही, तो उसको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल। और ये जो सब्सिडरी सेल है ये हमें किसमें मिलता है? एपिडर्मल सेल्स। कौन से वाले सेल सब्सिडरी बनते हैं? तो एपिडर्मल वाले। कभी ये गलती मत करना कि स्टोमेटा वाले बीन शेप्ड गार्ड सेल्स को ही आप सब्सिडरी बोल दो, नहीं। आउटर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, वाटर लेके जाते हैं गार्ड सेल से ताकि गार्ड सेल ओपन और क्लोज हो सके, वो एपिडर्मल सेल कभी कभी स्पेशलाइज हो जाते हैं, यानी अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं, ना शेप चेंज करेंगे ना फंक्शन उनका चेंज होगा, तो वो कहलाएगा सब्सिडरी सेल। स्टोमेटल अपर्चर, अच्छा क्या क्या, अगर मैं एक छोटा सा सेल आपको बना के बता देती हूं, ठीक है, छोटा सा स्टोमेटा मैं आपको बना के बता देती हूं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू प्रैक्टिस। देखो हमारे पास गार्ड शेप के बीन सेल्स हैं, ठीक है, इन बीन सेल्स के पास फिर है एपिडर्मल सेल्स। तो मैं एपिडर्मल सेल्स थोड़ा सा डार्क बना देती हूं, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है। अगर हम इस सेल में, मैं इसको डार्क कर देती हूं, ये वाली जो बाउंड्री है ये हमारा गार्ड सेल्स है, ठीक है, ओके। इसमें बीच में डेफिनेटली क्योंकि ये सेल है तो न्यूक्लियस होगा, तो मैं न्यूक्लियस यहां बना देती हूं, ये न्यूक्लियस है, ठीक। और न्यूक्लियस के अलावा इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो मैंने ये क्लोरोप्लास्ट बना दिए, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, अब अपन इसको मार्क करते हैं।
ये जो है ये क्या है, ये है एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल, जो आगे जाके हो सकता है फिक्स हो जाए अपने फंक्शन और शेप को लेकर के, तो सब्सिडरी सेल बनेगा। अच्छा, अब इसके बाद ये क्या है, ये है हमारा गार्ड सेल, गार्ड सेल है, ठीक। ये क्या है, ये है हमारी स्टोमेटल, स्टोमेटल पोर, ठीक, ये स्टोमेटल पोर है। ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास गार्ड सेल भी हो, स्टोमेटल पोर भी हो और एपिडर्मल सेल भी हो, ये तीनों अगर प्रेजेंट होते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है स्टोमेटल अपैरेटस। इतना समझ गए, ये तीनों अगर प्रेजेंट है तो स्टोमेटल अपैरेटस। देखो, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल, एपिडर्मल सेल आर टुगेदर नोन एज स्टोमेटल अपैरेटस। आप बोलोगे मैम इसमें स्टोमेटल अपर्चर लिखा है, स्टोमेटल पोर को ही स्टोमेटल अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर का मतलब ही होता है पोर, ठीक। So this forms the stomatal apparatus. That is all about stomata. अब हम बात करेंगे, अच्छा ये ओपनिंग और क्लोजिंग देख लो। जैसे ही वाटर भर जाएगा सेल के अंदर, ये वाटर भर गया तो इसने अपना कैरेक्टरिस्टिक शेप ले लिया। वाटर नहीं था तो ये क्या हो गया, श्रिंक हो गया, पास में आ गया, बंद कर दिया। अगर ये स्टोमेटा की जगह नहीं है, ठीक है, स्टोमा नहीं है, मतलब कि अपर्चर नहीं है, पोर नहीं है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये ओपन स्टोमेटा, ये क्लोज स्टोमेटा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, क्लास 10th में ये भी पढ़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस। मैंने आपको एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या बताए थे, एपिडर्मिस जो होती है उस लेयर के पास जुड़े हुए कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब जब हम एपिडर्मल अपेंडेजेस की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार देखो, I'll tell you again, मैं फिर से डिटेल में बताती हूँ एक चीज। मैंने आपसे कहा कि एपिडर्मल, वेट I'll write it here, एपिडर्मल अपेंडेजेस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के। किस किस टाइप के होते हैं, तो पहले होते हैं, एक तो देखा जाता है रूट में, जिसको हमने बोला रूट हेयर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरे होते हैं स्टेम में, जो बेसिकली हेयर ही है स्टेम के ऊपर प्रेजेंट, लेकिन टेक्निकली कहलाते हैं ट्राइकोम, ठीक। तो जुड़ी हुई चीजें तो यही हैं। अगर ये एपिडर्मिस है और इसमें ये इसके सेल्स हैं एपिडर्मिस के, ये सेल में न्यूक्लियस जरूर बना लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर डायग्राम बना के एक्सप्लेन करो तो ये कभी मत भूलना, कोई भी सेल हो। फिर इसमें ये अपेंडेजेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये अपेंडेजेस क्या है, ये अभी तो मैंने बना दिए ट्राइकोम है, ठीक है। और अगर मैं रूट की बात करूंगी तो रूट के एपिडर्मिस में, अगर ये रूट का एपिडर्मिस है, ये न्यूक्लियस बना दिया, तो इसमें भी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसमें भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया, रूट हेयर हो गया। इसके अलावा कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कभी कभी रूट हेयर में एक और चीज प्रेजेंट होती है। सपोज करो ये रूट हेयर वाले सेल्स हैं एपिडर्मिस के, ठीक है, ये रूट हेयर वाले सेल्स हैं एपिडर्मिस के, ठीक। तो इसमें आप याद करो, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था पढ़ाना तो कुछ कीवर्ड्स पढ़ाए थे, वहां मैंने बताया था कैस्पेरियन रिंग होती है, वो रूट्स के पास ही होती है स्पेसिफिकली, ठीक है। और वो क्या करती है, वो चेक पॉइंट की तरह काम करती है रूट्स में, और बहुत जरूरी हिस्सा है, आपको बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और अगर मिला भी तो आप उसे समझ नहीं पाओगे, इसलिए ध्यान से सुनना कि जो एपिडर्मिस की लेयर होती है, अगर ये एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है, अगर ये एपिडर्मिस की लेयर है तो इसके ऊपर जो क्या होता है अपना कैस्पेरियन स्ट्रिप, वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर ये एक सेल है, ठीक, अगर मैं एक सेल ये बनाऊं, ठीक, ये एक सेल बनाऊं, तो इसके ऊपर जो अपेंडेज होता है कौन सा वाला, कैस्पेरियन स्ट्रिप का, वो ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक। और ऐसे इसने पूरे सेल को बांध रखा है। यानी आपने देखा होगा कभी कभी अपन किसी को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट देने के टाइम पर गिफ्ट को रैप करने के बाद, अगर ये गिफ्ट का बॉक्स है तो गिफ्ट को रैप कर देते हैं ना अपन अलग कलर के रिबन से, देखा है
वो ऐसे कलर का एक रिबन रैप कर देते हैं इस तरीके से। तो इसमें ये वाले सेल में पता है क्या हुआ, ये वाले सेल में ये प्रेजेंट नहीं था, बीच में जो रैप किया है, और एक ये प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ ये प्रेजेंट था। एक ऐसी लेयर हर सेल के ऊपर प्रेजेंट है, हर सेल के ऊपर। I'll draw it with a different color। हर सेल के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है जो क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है। अच्छा, ये क्यों प्रेजेंट है? ये चेक पॉइंट की तरह काम करती है। चेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि वाटर या मिनरल, देखो जब भी सपोज करो, इसको एक कहानी की तरह सुनना। देखो क्या हुआ कि एक फार्म लैंड था, उस फार्म लैंड पे किसी फार्मर ने अपना फर्टिलाइजर्स डाला, मैन्योर्स डाला, अच्छे खासे ग्रो हो रहे थे सारे प्लांट्स। ऑल ऑफ अ सडन एक टाइम ऐसा आया, उस फार्म लैंड के पास कोई फैक्ट्री आ गई, ठीक है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री। अब उस फैक्ट्री में तो कोई भी काम हो सकता है मर्क्यूरी का काम हो रहा, हो सकता है लेड का काम हो रहा। तो अगर ऐसा कोई काम हो रहा है तो फैक्ट्री में से तो वो वेस्ट रिमूव होगा ही होगा, और जब वो वेस्ट रिमूव होगा तो हो सकता है ना कि वो इन प्लांट्स के को हार्म पहुंचा दे। तो क्या होगा, सपोज करो उसमें से कोई लेड मर्क्यूरी टाइप का टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हुआ, पानी में मिला। तो पानी में अगर मिल गया है तो भाई फार्मर तो अपनी तैयारी कर रहा है कि मैन्योर डाल रहा है, फर्टिलाइजर डाल रहा है, वो तो सोच रहा है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर ही प्लांट के अंदर जाएगा। अब सोचो अगर पानी में मिलके ये लेड और मर्क्यूरी चला गया तो क्या होगा, तो हार्म पहुंच सकता था प्लांट को। ये चीज ना हो, इसीलिए प्लांट ने बहुत स्मार्टली सिर्फ अपने रूट्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप नाम की एक चीज रख ली है, जो हर सेल के बाहर गार्ड की तरह प्रेजेंट है, जो क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा चीजें उनको सेल के अंदर नहीं जाने देगी, उनको रूट हेयर से ही नहीं जाने देगी। और अगर रूट से ही नहीं जाएगा तो स्टेम में नहीं पहुंचेगा, स्टेम में नहीं पहुंचेगा तो लीफ में नहीं पहुंचेगा। अब ऐसे लेड मर्क्यूरी हवा में उड़ के तो आ नहीं जाएगा, आता तो वहीं से अब्जॉर्ब होके, तो वो अब्जॉर्प्शन ही बंद हो गया। तो ये चेक पॉइंट की तरह काम करता है कौन, हमारा जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब और क्या बात करनी है हमको, और तुम्हें मुझे क्या बताना है। मैंने आपको बताया कि रूट के पास चेक पॉइंट है, ठीक है, रूट के पास क्या है, चेक पॉइंट है। ये मैं यहीं लिख देती हूं, चेक पॉइंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप के नाम से प्रेजेंट है। इसके अलावा थिक क्यूटिकल लेयर भी तो प्रेजेंट होती है, वो कैसे भूल गए। यहां सेल के ऊपर कभी कभी थिक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। थिक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर होती है जो क्या करती है, ट्रांसपिरेशन रोकती है। तो बाहर बस यही चीजें प्रेजेंट है। कौन कौन सी चीजें हमने बाहर पढ़ी, पहला हमने पढ़ा रूट हेयर, रूट हेयर, दूसरा हमने पढ़ा ट्राइकोम, तीसरा हमने पढ़ा कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप, और फोर्थ हमने पढ़ा क्यूटिकल की वैक्सी लेयर। ठीक, ये सारी चीजें बाहर प्रेजेंट होती हैं, इनको बिल्कुल भी मत भूलना। नहीं लिखा है तो लिख के रख लो, ये बहुत जरूरी है। लिख लिया, गुड। अब देखो, अब यहां पर जो अपना कंटेंट है, क्या क्या है उसमें, क्या क्या पढ़ना है अपने को, वो देखो। रूट हेयर्स यूनिसेल्यूलर होते, ऑब्वियसली जब एपिडर्मिस ही एक सेल की है तो ये भी एक ही सेल की लेयर होंगे। इलोंगेटेड होते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं वाटर और मिनरल। कहां से अब्सॉर्ब करेंगे, वाटर मिनरल, सॉइल में से। यही काम होता था, ये हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था, तब भी पढ़ा था। उसके बाद आता है ट्राइकोम। ट्राइकोम एपिडर्मल हेयर होते हैं स्टेम में, दे मे बी सेक्रेटरी। मैंने आपको बोला था सेक्रेटरी होते हैं, यानी कि कुछ सेक्रीशन निकालेंगे, कुछ सेक्रीट करेंगे, कोई सब्सटेंस सेक्रीट करेंगे, और वो सब्सटेंस हो सकता है एनिमल को हार्म पहुंचाए, इसीलिए एनिमल उसे खाना पसंद ना करे, या फिर प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, या फिर ट्रांसपिरेशन नहीं होने देंगे। ठीक है, सरफेस एरिया को कवर करके रखेंगे ताकि वाटर जो है वो जाए ना ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। क्लियर। यहां पे डायग्राम है एक बहुत अच्छा, देखो रूट कैप तो ये वाला हिस्सा था, ये हमारा रूट है। ठीक, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये छोटे छोटे रूट हेयर्स दिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम जब जूम करके देखते हैं इस लेयर को, तो देखो हमें कितने अच्छे से, कितना ब्यूटीफुली रूट हेयर्स दिख रहे हैं। ठीक है, और ये किससे अटैच दिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये अटैच दिख रहे हैं हमें एपिडर्मिस से। ठीक है, तो इसमें कुछ भूलोगे तो नहीं, ये कहानी समअप हो गई। आगे बढ़े नेक्स्ट इशू की तरफ। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट इशू की बात करेंगे जो कि है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अब इसमें क्या होता है,
अगर हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को पढ़ने जाते हैं, ये है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पहले एक आउटर लेयर, अपन डर्मिस की आउटर लेयर डर्मिस पढ़ा था, वो बना लेते हैं। डर्मिस के बाद अंदर एक लेयर होती है और वो लेयर क्या कहलाती है? वो इस तरीके से, आई विल मेक इट अ लिटिल बिट लार्जर। सी, एक आउटर लेयर है, आउटर लेयर के पास अंदर एक और लेयर है और वो लेयर ग्राउंड टिश्यू के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, वो लेयर ग्राउंड टिश्यू के लिए बहुत जरूरी है। अभी जो मैंने रेड से बनाई है वही लेयर क्या कहलाती है? दिख रही है आपको अच्छे से? हाँ, अब प्रॉपरली दिख रही होगी। ये जो रेड से मैंने बनाई है ये लेयर कहलाती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, ठीक। हाइपोडर्मिस लेयर के सबसे अंदर एक और छोटी लेयर होती है, ठीक, जो सबसे बीच वाली लेयर होती है, ये इस तरीके से, ठीक। वो लेयर क्या कहलाती है? इसको थोड़ा और डार्क कर देती हूं मैं। ये वाली जो लेयर है ये कहलाती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, ठीक। अपन लेयर्स देख रहे हैं क्या क्या प्रेजेंट है ग्राउंड टिश्यू में, और यहां पर बीच में इन दोनों लेयर्स के बिल्कुल बीच में जो प्रेजेंट है, इन दोनों लेयर्स के बिल्कुल बीच में, ये रेड वाली और पर्पल वाली लेयर के बीच में जो प्रेजेंट है, मैं फिर से बनाती हूं इसको, दिस थिंग, ये रेड के अंदर और पर्पल के बाहर, ये बीच की जो लेयर है, ठीक है, ये बीच की लेयर क्या कहलाती है? ये बीच की लेयर कहलाती है मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स, ठीक, इतना समझ में आया? अब ये जो एंडोडर्मिस वाली लेयर है, यहाँ पे आई है, ये जो एंडोडर्मिस वाली लेयर है, इस एंडोडर्मिस के पास अंदर होते हैं वैस्कुलर टिश्यूज, और वो वैस्कुलर टिश्यू किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? वो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ऐसे, इस तरीके से। 1 मिनट, ऐसे ट्राइंगल्स बना के, कुछ इस तरीके से ट्राइंगल्स में प्रेजेंट होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। अब आपको ये जो ट्राइंगुलर एरिया दिख रहा है, आप इसको क्या समझ लो अभी? वैस्कुलर टिश्यू। क्यों वैस्कुलर टिश्यू मैम? सिर्फ जाइलम या फ्लोएम क्यों नहीं है? सिर्फ जाइलम या फ्लोएम क्यों नहीं है? इसमें दोनों इंक्लूडेड है डियर स्टूडेंट्स, इसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड है, जाइलम भी इंक्लूडेड है और फ्लोएम भी इंक्लूडेड है। अब आप बीच में जब इसके व्हाइट पोर्शन जो देख रहे हो, आपको नहीं लगता कि ये व्हाइट पोर्शन कुछ सनरेज की तरह है? जैसे सनरेज ऐसे 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 निकलती थी, इसमें से भी कुछ ऐसे ऐसे रेज निकल रही है। तो ये क्योंकि इसमें सनरेज जैसा निकलता हुआ हमें एक पोर्शन दिखता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी रेज। ये बीच वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? मेड्यूलरी रेज। मेड्यूलरी रेज, ठीक है। और ये एकदम बीच का सेंटर का जो एरिया है, ये सेंटर का एरिया कहलाता है पिथ, ठीक है, पिथ। और एंडोडर्मिस के अंदर जो है, एंडोडर्मिस के अंदर, आई विल मेक इट विथ रेड, एंडोडर्मिस के अंदर, 1 मिनट, एंडोडर्मिस के अंदर एक और लेयर होती है, ठीक है, ये जो अपने ट्राइंगल्स बने ना इनके जस्ट बाहर। तो आप ये जो रेड वाली लेयर देख पा रहे हो, ये रेड वाली लेयर कहलाती है पेरीसाइकल लेयर, ठीक। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? फटाफट से देखो। बाहर वाली लेयर सबसे, डर्मिस को छोड़ दो, डर्मिस के अंदर वाली जो लेयर है दैट इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर, सबसे अंदर एक और लेयर होती है जो कहलाती है एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में एक एरिया होता है, खाली जगह होती है, वो कहलाता है मिडिल कॉर्टेक्स। और इस मिडिल कॉर्टेक्स में जानते हो क्या होता है? मिडिल कॉर्टेक्स में भर भर के पेरेन्काइमा होता है, पेरेन्काइमा सेल्स, पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। और ये ग्राउंड टिश्यू है ना, यहाँ पे क्या काम होगा? जब पेरेन्काइमा सेल रह रहा है तो क्या काम होगा? स्टोरेज का काम होगा, ठीक है। तो ये स्टोरेज का काम करेंगे, डिवीजन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बीच में सेंटर वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है पिथ,
ठीक। और ये जो ट्राइंगुलर पोर्शंस दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल पोर्शंस क्या हैं? ये वैस्कुलर बंडल्स हैं, यानी कि जिसमें प्रेजेंट होगा जाइलम और फ्लोएम, और इसमें से निकलती हुई बीच में एक पैटर्न बन रहा है। आप ऐसा मत समझना कि कोई रेज निकल रही है, कोई अलग से टिश्यू निकल रहा है। यहां पर जो टिश्यू प्रेजेंट है वो एक पैटर्न बना रहा है, और वो पैटर्न हमें कैसा दिख रहा है? सन के रेज जैसा, जिसको हमने बोला मेडुलरी रेज। ठीक। सेंटर पोर्शन पिथ, और जो मेडुलरी रेज हैं वो क्यों बनी? क्योंकि वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट था ट्रायंगुलर पोर्शन में, इसलिए बनी। उस वैस्कुलर बंडल के बिल्कुल बाहर यानी एंडोडर्मिस के अंदर वाली लेयर होती है पेरीसाइकल। इतना समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा होता है ग्राउंड टिश्यू। ये बात हमने करी किसकी? स्टेम की। अगर हम लीफ की बात करें, ठीक है, तो लीफ में हमारा ग्राउंड टिश्यू क्या है? व्हाट इज द ग्राउंड टिश्यू इन लीफ? अगर हम लीफ की बात करें तो हमने एक डायग्राम क्लास 10th से पढ़ा हुआ है। ये हमारी हो गई डर्मिस यानी कि डर्मल टिश्यू। ठीक। डर्मिस के नीचे यहां पर एक और सेल की लेयर मिलती है। ठीक है, यहां पे एक और सेल की लेयर मिलती है, और इस सेल की लेयर हाइपोडर्मिस के नीचे कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, वो सेल्स कैसे दिखते हैं? ऐसे राउंड सेल्स होते हैं। ठीक, ये राउंड सेल्स हैं। इन राउंड सेल्स के पास होता है क्लोरोफिल। राउंड सेल्स के पास होता है क्लोरोफिल। रेड कलर से मैंने क्लोरोफिल बनाया है। तो फिर ये खाली जगह क्या है मैम? ये जो खाली जगह है इसमें सब में एयर प्रेजेंट है, इन सब में एयर प्रेजेंट है। नीचे फिर लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस कुछ इस तरीके से होती है, बीच में उसमें गार्ड सेल का स्टोमेटा होता है और ऐसा ऐसा होता है। ये पढ़ा है ना क्लास 10th में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, जहां पर क्या है? मीजोफिल सेल्स हैं। दीज आर दी मीजोफिल सेल। ये मीजोफिल सेल्स बने हुए हैं और बीच में इसके एयर स्पेस है। तो ये वाला हमारा ग्राउंड टिश्यू है। दिस इज आवर ग्राउंड टिश्यू। ठीक। तो हमने ये देखा कि स्टेम में ग्राउंड टिश्यू अलग था और हमारी लीफ में ग्राउंड टिश्यू अलग था। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ सी व्हाट इज रिटन इन द ग्राउंड टिश्यू। एक बार ये भी देख लेते हैं, कोरिलेट करते जाएंगे। All tissues in plant body except epidermis and vascular bundle constitute ground tissue। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करते ही मैंने बता दिया था कि वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ दो और एपिडर्मिस टिश्यू को छोड़ दो तो बाकी सारा ग्राउंड टिश्यू होता है। ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू लाइक पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा, सिंपल परमानेंट टिश्यू तो है। सिंपल का मतलब एक ही टाइप के सेल, परमानेंट मतलब जो डिवाइड नहीं करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन करेगा वाले ग्रुप के सेल्स कहलाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू वाले सेल्स। तो वो पेरेन्काइमा भी हो सकता है, स्क्लेरेन्काइमा भी हो सकता है, कोलेन्काइमा भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज पेरेन्काइमा। ठीक, जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पेरेन्काइमा होगा प्लांट में। ठीक, पेरेन्काइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कौन सा वाला एरिया था? मैंने आपसे कहा था ना, देखो ये वाला, ये डायग्राम देखो, इसमें ये ब्राउन वाला पोर्शन जो मैंने बनाया है, मैंने बोला था ना वो मिडिल कॉर्टेक्स है जिसमें पेरेन्काइमा सेल्स हैं। यही बोल रहा है वो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स में। ठीक, पेरीसाइकल में, पेरीसाइकल कहाँ है? पेरीसाइकल देखो ये वाली जो लेयर है ना, रेड वाली जो लेयर है, ये पेरीसाइकल की लेयर है। तो पेरीसाइकल के लेयर में भी क्या प्रेजेंट है? पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। और अगर हम पिथ की या मेडुलरी रेस की या प्राइमरी रूट स्टेम की बात करें तो पिथ कौन सा वाला पोर्शन था? ये सेंटर का पोर्शन, ये भी पिथ है, इसमें भी पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। मेडुलरी रेस यानी कि ये इस तरीके से जो जाती हुई आपको रेस दिख रही है, वहां पर भी पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। यानी अगर हम देखें तो प्लांट में सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो तो पेरेन्काइमा ही प्रेजेंट है। एक्सक्लूसिवली स्टेम में पेरेन्काइमा सेल्स देखने को मिलते हैं और हमारी प्राइमरी रूट्स और स्टेम में भी मिल जाते हैं। प्राइमरी रूट्स कौन सी होती है? टैप रूट सिस्टम पढ़ा था, उसमें सबसे बड़ी वाली रूट प्राइमरी रूट होती थी, फिर उससे सेकेंडरी रूट्स निकल के आते थे। तो प्राइमरी रूट में भी जो सेल हैं वो कौन से हैं? पेरेन्काइमा वाले सेल्स हैं। ठीक, स्टेम में भी, स्टेम में हमने हर जगह देख लिया। अब लीव्स में ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग मीजोफिल सेल। मैंने आपसे बोला था कि ये वाला जो डायग्राम है लीव का, इसमें ये जो है ये कौन से सेल्स थे? ये थे मीजोफिल सेल्स, राइट? दीज वर दी मीजोफिल सेल्स। और ये मीजोफिल सेल्स वाली जो लेयर है स्पॉन्जी लेयर जिसको बोलते हैं, क्योंकि मीजोफिल सेल्स के साथ थोड़ा थोड़ा एयर गैप प्रेजेंट होता है तो स्पॉन्जी लेयर कहलाता है। और ये वाला पूरा पोर्शन कहलाता है हमारा ग्राउंड टिश्यू। क्लियर हो गया? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड टिश्यू। यहां पर इस डायग्राम में, अच्छा एक चीज,
ये वाला जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? ये स्टेम वाले पोर्शन का डायग्राम है ना? यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों स्टेम वाला पोर्शन है? देखो एपिडर्मल टिश्यू दिख रहा है, फिर ये ग्राउंड टिश्यू, ये कॉर्टेक्स वाला एरिया है, जो लाइट ग्रीन कलर का है ना वो कॉर्टेक्स वाला एरिया है जिसमें ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है, यानी कि पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। फिर इसमें बीच में ये जो कलर दिख रहा है ये हमारा वैस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम दिख रहा है। और जहां पर अगर हम जाइलम फ्लोएम को छोड़ दें, एपिडर्मिस को छोड़ दें, तो हर जगह क्या प्रेजेंट है? पिथ में, मेडुलरी रे में, कॉर्टेक्स में, हर जगह क्या प्रेजेंट है? पेरेन्काइमा, जो बना रहा है ग्राउंड टिश्यू। और अगर हम लीफ का डायग्राम जो मैंने ड्रॉ करके बताया उसको देखें तो देखो सबसे ऊपर हमको दिख रहा है कि क्यूटिकल की लेयर है। क्यूटिकल की लेयर अभी मैंने बताया ना वैक्सी लेयर होती है, ठीक, जो क्या करती है? लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन को रोक के रखती है। उसके बाद अपर एपिडर्मिस में ये वाले सेल्स हैं एक ही लेयर के। उसके बाद पैलिसेड लेयर है, पैलिसेड लेयर एक ये वाले लेयर्स की सेल की। उसके बाद स्पॉन्जी मीजोफिल, यानी यहां पर आप देख रहे हो ये जो डार्क कलर के बने हुए हैं ये मीजोफिल सेल हैं, और इसमें बैकग्राउंड में आपको लाइट ग्रीन कलर की जगह छूटी हुई दिख रही है जहां पर एयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये स्पॉन्जी लेयर कहलाती है, स्पॉन्जी मीजोफिल। और यही वाली लेयर है हमारा ग्राउंड टिश्यू। किसमें है ये हमारा ग्राउंड टिश्यू? लीफ में। क्लियर? ओके। उसके बाद लोअर एपिडर्मिस बनाना मत भूलना अगर ये डायग्राम बनाया है, और स्टोमेटा बनाना भी मत भूलना, गार्ड सेल्स बनाना भी मत भूलना, नहीं तो डायग्राम अधूरा है। ये तो बुक का डायग्राम है और मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था। देखो यहां पर ये मैंने स्टोमेटा बनाया हुआ है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है, और ये क्या है? पैलिसेड लेयर। थोड़ा सा बड़े सेल्स बनाना पैलिसेड लेयर में, लेकिन बेसिक मतलब हमारा इस बात से है ये मीजोफिल लेयर की सेल है जो ग्राउंड टिश्यू है लीफ में। ठीक, दैट्स इट। Now we'll move on to the vascular tissue system. अब हमने ये देख लिया था कि बाहर की पूरी कवरिंग क्या है? बाहर की पूरी कवरिंग है हमारी किस चीज की? एपिडर्मिस की। ठीक, फिर हमने देखा कि अगर हम एपिडर्मिस को निकाल के अलग रख दें और बीच का वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम निकाल के अलग रख दें, तो जितना भी एरिया स्टेम में और लीफ में है वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ है हमारा ग्राउंड टिश्यू। ठीक, अब हमने ये जो वैस्कुलर बंडल निकाल के रखा था इसको बीच में ले आते हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है दो चीजें, ठीक है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक, जाइलम जो है वो क्या कैरी करता है प्लांट में? वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है। ठीक, फ्लोएम जो है वो क्या लेकर जाता है? अभी तक तो रट जाना चाहिए, फ्लोएम जो है वो फूड लेके जाता है, क्योंकि वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब होते हैं। वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब होते हैं कहां से? सॉइल से, तो वो नीचे से ऊपर मूव करते हैं, इसीलिए जाइलम में होने वाला मूवमेंट होता है यूनिडायरेक्शनल। ठीक, और फ्लोएम में होने वाला मूवमेंट कैसा होता है? मल्टी डायरेक्शनल। मैम मल्टी डायरेक्शनल क्यों है? ये मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, इसीलिए है क्योंकि लीफ तो प्लांट में हर जगह प्रेजेंट है ना, यहाँ प्रेजेंट है, 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 तो हर जगह से फूड बन रहा है और हर जगह जो है डिवाइड हो रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है। तो जाइलम और फ्लोएम जहां प्रेजेंट हो वो वैस्कुलर बंडल होता है। अब आज जो हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट कैसे। हम तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम 4 सेल्स का बना है, ट्रैकीड्स हैं, वेसल्स हैं, लेकिन ये प्रेजेंट कैसे होता है? तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग फैशन से प्रेजेंट होता है। ठीक है, अलग अलग फैशन से कैसे प्रेजेंट होता है? देखो स्टूडेंट्स जो होते हैं है ना, वो स्कूल में भी स्टूडेंट है, वो कोचिंग में भी स्टूडेंट है, वो घर में भी स्टूडेंट है। स्टूडेंट हर जगह स्टूडेंट ही कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं? लेकिन अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। उन सब स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म हर स्कूल में अलग है ना, है कि नहीं है? ठीक है, तो अब हम क्या समझ पा रहे हैं? ऐसे ही जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट तो हर जगह है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर प्लांट में, लेकिन अलग अलग ड्रेस पहनकर, अलग अलग फैशन में प्रेजेंट है, अलग अलग पर्पस से प्रेजेंट है। पर्पस एज इन जो अरेंजमेंट है उसका पर्पस बोल रही हूँ, काम तो उसका हमेशा यही रहेगा जो मैंने यहां बताया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो कैसे कैसे प्रेजेंट होता है। See, vascular tissue system includes xylem and phloem which occurs in discrete strands called as vascular bundle, जो discrete strand में अवेलेबल होता है। ठीक, स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं? यहां पर आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में ये है पिथ, ठीक है, आई यूज रेड कलर, ये है पिथ,
ठीक। पिथ जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एकदम सेंटर में। फिर पिथ से ये जो निकल रही है ये क्या है, मेड्यूलरी रेज, ठीक है। टिश्यू ने एक पैटर्न बना लिया रेज की तरह, तो हमने उसे बोला कि वो मेड्यूलरी रेज है, इतना समझ गए। बाहर की लेयर हमें एपिडर्मिस दिख रही है, कॉर्टेक्स हमें दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का जितना भी ग्राउंड पोर्शन है वो कॉर्टेक्स दिख रहा है। अभी जाइलम फ्लोएम छोड़ दो, प्रोकेम्बियम में बताती हूँ क्या होता है। इंटरफेसिकुलर पेरेन्काइमा, दोनों के बीच में, ये दो बंडल्स के बीच में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरफेसिकुलर पेरेन्काइमा। और वैस्कुलर बंडल तो हमने इसी को बोला है। तो हम ये तो समझ गए कि ये स्टेम का डायग्राम है, ठीक। अब हम एक्सक्लूसिवली बात करते हैं फ्लोएम की और हमारे जाइलम की। तो अगर मैं इस पोर्शन को यहां ले आऊं और मैं इसे एनलार्ज करूं तो ये कुछ ऐसा ही तो दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है ना, राइट। ये ऐसा ट्रायंगुलर सा एक एरिया मुझे मिला, इसको मैंने बाहर निकाल लिया इस पिथ में से। अब जब मैं इसे पढ़ने जाती हूं तो मुझे क्या मिलता है कि ये जो ब्लू कलर वाला पोर्शन इसमें दिख रहा है वो फ्लोएम है। तो ब्लू कलर वाला पोर्शन इसमें क्या है, फ्लोएम, यानी ये पोर्शन पूरा का पूरा, ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन कैसा है, फ्लोएम का पोर्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्लियर हो गया। ये पूरा क्या है, फ्लोएम। लेट मी राइट इट फॉर यू, दिस इज फ्लोएम, ठीक। और इसमें मुझे कुछ बैंड मिलता है, ठीक है। वो बैंड मैं अलग कलर से बना लेती हूं, ये मुझे बैंड मिला ग्रीन कलर का, ठीक है। ये बैंड मैंने अभी छोड़ दिया, मैं बताऊंगी कि ये बैंड क्या है। इस बैंड के बाद व्हाट कलर शुड आई यूज, आई यूज पर्पल। इस बैंड के बाद मुझे इस डायग्राम में भी पर्पल कलर से बना हुआ फ्लोएम दिख रहा है, तो मैंने यहां पर्पल कलर से फ्लोएम बना लिया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, फ्लोएम, सॉरी जाइलम। तो हम जाइलम भी मार्क कर लेते हैं, जाइलम, ठीक है। तो ये बीच में प्रोकेम्बियम लिखा है, ये प्रोकेम्बियम क्या है, ये जो मैंने स्पेस छोड़ी है ना, दिस स्पेस इज प्रोकेम्बियम। प्रोकेम्बियम का मतलब है वो जोन ऑफ सेल्स जहां पर सेल डिवीजन चल रहा होगा, जहां सेल डिवीजन चलते रहता है, ठीक है। तो इसमें ऊपर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है, नीचे की तरफ जाइलम प्रेजेंट है। अब डिफरेंस ये आता है कि किसी प्लांट में ये जाइलम ऊपर होता है, फ्लोएम नीचे होता है। किसी प्लांट में प्रोकेम्बियम एब्सेंट होता है, जाइलम फ्लोएम हमेशा जुड़े रहते हैं। बात समझे। तो ये अलग अलग फैशन में फ्लोएम और जाइलम अवेलेबल होते हैं। इतना समझ में आ गया। तो ये देखो, ये वाले जितने भी हैं ये क्या है, ये सब वैस्कुलर बंडल हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसा मैंने आपको डायग्राम बना के बताया है। इसी तरीके से ये वैस्कुलर बंडल बनाए हुए हैं और इस पूरे डायग्राम को हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। और कितने बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो ये किस किस मैनर में प्रेजेंट होते हैं। यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक। पहला डायग्राम जो है वो है रेडियल, पहला डायग्राम है रेडियल। हमने रेडियल सिमेट्री पढ़ी थी, है ना, वैसा ही रेडियल। तो रेडियल में देखो क्या होता है कि रेडियल में ये सपोज करो वैस्कुलर बंडल है, ठीक। इस वैस्कुलर बंडल में जाइलम इस तरीके से प्रेजेंट है, ये जाइलम है ऐसे, ठीक है, ये जाइलम है। और फ्लोएम कैसे प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है यहां पर ऐसे प्रेजेंट है फ्लोएम, ठीक है। तो ये रेडियल अरेंजमेंट कहलाता है, ठीक। जहां पर आपको कैसे फैशन में मिल रहा है, ऐसे फैशन में एंगल बनाता हुआ आपको क्या मिल रहा है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक। तो उसको बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, रेडियल अरेंजमेंट। ये वाला जो अरेंजमेंट है ये है रेडियल। रेड से जो बनाया है वो है जाइलम और पर्पल से जो बनाया है वो है फ्लोएम। तो ये हमने अरेंज देख लिया, ये रेडियली अरेंज्ड है, तो ये कहलाएगा रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल। अब हम देखेंगे कि दूसरा कौन सा टाइप होता है। तो दूसरा हमारा टाइप होता है, मैं इसको इरेज कर देती हूं, दूसरा हमारा टाइप होता है रेडियल के बाद कॉन्जॉइंट। तो ये जो कॉन्जॉइंट टाइप होता है ये भी अलग अलग टाइप का होता है डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम और फ्लोएम। और वो अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, पहला टाइप होता है कोलैटरल,
एंड ओपन, और दूसरा होता है कोलैटरल एंड क्लोज्ड। यानी एक टाइप जहां पर कैम्बियम प्रेजेंट है, एक टाइप जहां पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, और तीसरा टाइप होता है कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल, यानी कि जहां पर दो जगह कैम्बियम प्रेजेंट है। व्हाट इज कैम्बियम? द पोर्शन वेयर द सेल डिवीजन विल टेक प्लेस। तो एक जगह ऐसी है जहां पर बिल्कुल भी कैम्बियम नहीं है। देखो इस डायग्राम में ओपन है, ओपन मतलब यहां ये येलो कलर का जो बना हुआ है ये कैम्बियम है, ऊपर वाला फ्लोएम है, नीचे वाला जाइलम है। ऊपर वाला फूड ले जाएगा, नीचे वाला जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल ले जाएगा। बीच में कैम्बियम अटका हुआ है, वो क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा। ठीक, उसी का दूसरा टाइप होता है क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों बोला है? क्योंकि यहां बीच में कोई जगह ही नहीं है, जाइलम फ्लोएम बिल्कुल जुड़े हुए हैं, कोई कैम्बियम नहीं है, तो हमने इसे बोला है कि ये क्लोज्ड है। ये जो है ये फ्लोएम है, ये जो है ये जाइलम है। तीसरे टाइप में, तीसरा जो टाइप होता है, देखो एक टाइप था जिसमें बिल्कुल भी कैम्बियम नहीं था, एक टाइप था जिसमें एक बार कैम्बियम था, दूसरा टाइप होता है जिसमें दो बार कैम्बियम प्रेजेंट होता है। दो येलो मार्किंग्स दिख रही हैं, तो ये दो बार कैम्बियम प्रेजेंट है, एक यहां प्रेजेंट है, एक यहां प्रेजेंट है, बीचों बीच जाइलम है, जाइलम वाटर और मिनरल ले जाने वाला। तो बीच में जाइलम है, एक इनर कैम्बियम है, एक आउटर कैम्बियम है, आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम। फ्लोएम भी दो जगह है, बीच में जाइलम, और जहां बीच में जाइलम है उसके आगे पीछे भी क्या जुड़ा हुआ है? कैम्बियम। ठीक, तो आउटर कैम्बियम और इनर कैम्बियम। हमेशा अगर ये ट्रायंगुलर आप देखोगे ना, तो इसमें इनर पोर्शन ये नीचे वाला होता है, एपेक्स वाला, और बेस वाला जो पोर्शन होता है वो आउटर पोर्शन होता है। ठीक, तो इसीलिए हम बोलते हैं आउटर फ्लोएम, आउटर कैम्बियम ऊपर, यहां पर आउटर फ्लोएम, फिर आउटर कैम्बियम, फिर जाइलम, फिर इनर कैम्बियम, और फिर इनर फ्लोएम। क्लियर हो गया? तो ये तीन होते हैं कॉन्जॉइंट। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रिक टाइप। आपको ये तीनों टाइप बहुत कम एक्सप्लेन मिलेंगे, बहुत कम बुक्स में मिलेंगे, लेकिन इसका पूरा नॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा जो टाइप होता है वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होने का, वो कहलाता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक, हम सर्कल्स जब पढ़ते हैं तो हमने कॉन्सेंट्रिक नाम सुना हुआ है, वहां पर एक बराबर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देखने को मिलते हैं। यहां पर भी वैसा ही होता है। एक होता है कॉन्सेंट्रिक एंड एम्फीक्रिबल, एम्फीक्रिब्रल, और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रिक एंड एम्फी वेसल। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में जाइलम अंदर होगा, एक में फ्लोएम अंदर होगा। देखो ये दो रिंग्स है, एक ये आउटर ब्लू वाली रिंग और ये अंदर पर्पल वाली रिंग। तो आउटर वाली जो रिंग है वो है जाइलम, अंदर वाली जो है वो फ्लोएम है। अगर फ्लोएम अंदर हो, सॉरी फ्लोएम बाहर है और आउटर वाली है जाइलम, ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है? देखो इसे ध्यान से फिर से देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रिक की, जिसको एक और नाम से जाना जाता है। कॉन्सेंट्रिक में बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। अगर मैं बोलूं कि कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल है तो उसके भी दो टाइप्स हैं। एक है एम्फीक्रिब्रल, एक है एक है एम्फीक्रिब्रल और दूसरा है एम्फी वेसल। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? अगर फ्लोएम बाहर प्रेजेंट है, अगर फ्लोएम बाहर के रिंग में प्रेजेंट है तो एम्फीक्रिब्रल, ठीक है, जाइलम अंदर है, और इसका उल्टा हो जाए तो एम्फी वेसल। एक याद रख लो, दूसरा वाला अपने आप याद रहेगा। अगर जाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट है, फ्लोएम बाहर के रिंग में प्रेजेंट है, तो वो एम्फीक्रिब्रल कहलाता है। इसका ऑपोजिट एम्फी वेसल कहलाएगा। ठीक, इसका ऑपोजिट क्या कहलाएगा? एम्फी वेसल, जिसमें फ्लोएम अंदर होगा, जाइलम बाहर होगा। तो ये हमने तीन पैटर्न पढ़ लिए। क्या क्या है तीन पैटर्न? फिर से देखो, एक है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में किस तरीके से अरेंज्ड होगा? ऐसे बीच में जाइलम होगा और कोने कोने में क्या प्रेजेंट होगा? फ्लोएम। ठीक है, उसके बाद रेडियल के बाद हमने पढ़ा कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट जो है वो तीन टाइप का होता है। ओपन होता है, क्लोज्ड होता है और होता है हमारा बाइकोलेटरल वाला। कॉन्जॉइंट के बाद हमारे पास होता है कॉन्सेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक भी दो टाइप का होता है, एक होता है एम्फी वेसल और दूसरा होता है एम्फीक्रिब्रल। क्रिब्रल है BRAL,
ठीक है, एम्फिक्रिब्रल। ये हमने कितने टाइप्स पढ़ लिए? ब्रॉडली 3 टाइप्स, जिसमें कॉन्जॉइन में 3 और टाइप्स हैं और कॉन्सेंट्रिक में 2 और टाइप्स हैं। और ये क्या है? सिर्फ अरेंजमेंट है जाइलम और फ्लोएम का। एक में कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में है, एक में कैम्बियम के साथ है, एक में बिना कैम्बियम के है, एक में 2 जगह कैम्बियम है और एक में रेडियल अरेंजमेंट। क्लियर हो गया? अब देखो, अब हम इसको लिख लेते हैं। तो जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। एक तो उसमें जाइलम फ्लोएम होता है, ये तो हमें बचपन से पता है। बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, वैस्कुलर इज ऑफ 2 टाइप। कैम्बियम है या नहीं है, उस पे 2 टाइप का है, ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है, तो क्या? और बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल्स आर ऑफ 2 टाइप, रेडियल एंड कॉन्जॉइंट। मैंने डायग्राम में आपको कॉन्सेंट्रिक भी पढ़ाया है, भले ही आपकी बुक कॉन्सेंट्रिक की बात ना करे, मैंने आपको तीनों चीजें पढ़ाई हैं, इस बात को याद रखना। ठीक, तो हम अब बात करेंगे ओपन और क्लोज टाइप और रेडियल और कॉन्जॉइंट टाइप की। ठीक है, देखो, जब हम ओपन टाइप पढ़ते हैं तो कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, सो इट फॉर्म्स सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू मैडम बना कैसे? कैम्बियम तो डिवाइडिंग सेल था ना स्टूडेंट, उसी से बन गया। ठीक है, तो कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम बनेगा और फ्लोएम टिश्यू बनेगा, क्योंकि कैम्बियम में डिवाइडिंग सेल्स है। अगर हम किस में देखा जाता है? डाइकॉट स्टेम में देखा जाता है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में। और क्लोज टाइप में कैम्बियम इज एब्सेंट, हेंस नो सेकेंडरी टिश्यू इज फॉर्म्ड। डायग्राम देख लो, ओपन वैस्कुलर में बीच में ये पिंक कलर का कैम्बियम दिखा देना, लेकिन क्लोज टाइप में इन दोनों को ज्वाइन कर देना। ठीक, तो वो क्या कहला जाएगा? वो हमारा ओपन और क्लोज टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा वैस्कुलर बंडल्स का। इसके बाद रेडियल टाइप और कॉन्जॉइंट टाइप क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर इन डिफरेंट रेडियाई सीन इन रूट्स। रेडियल में क्या होता है? अलग अलग रेडियाई में प्रेजेंट होता है। देखो यहां पर रेडियल वैस्कुलर बंडल दिख रहा है, ये देखो, ये है हमारा जाइलम, ये है जाइलम, ये जाइलम है, ये जाइलम है, और यहां पर फ्लोएम प्रेजेंट है। तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं इसको ऐसे देखूं, कि ये 2 रेडियाई में प्रेजेंट है ना? ये 2 रेडियाई में प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम, तो वो वाला कहलाएगा रेडियल टाइप। रेडियाई 2 रेडियाई है, रेडियल टाइप का जाइलम और फ्लोएम कहलाएगा। ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। माइक्रोस्कोपिक व्यू में भी आपको दिख रहा है कि फ्लोएम और जाइलम कैसे अरेंज है। ये जो बड़े बड़े वाले जो बड़े सर्कल्स दिख रहे हैं वो है जाइलम, और अंदर जो छोटी छोटी डॉट्स दिख रहे हैं वो क्या है? वो है फ्लोएम। ठीक, नेक्स्ट है कॉन्जॉइंट टाइप। कॉन्जॉइंट टाइप जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ वैस्कुलर बंडल सीन इन स्टेम और लीफ। स्टेम और लीफ में देखा जाता है। देखो ये कॉन्जॉइंट टाइप है, एक में कैम्बियम प्रेजेंट है, एक में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, तो जिसमें जुड़ा हुआ था उसको क्लोज। हमेशा अगर जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए हैं तो वो क्लोज्ड कहलाएगा, और अगर दूर दूर हैं कैम्बियम की वजह से तो वो ओपन कहलाएगा। तो ये ओपन और क्लोज टाइप के हमारे पास जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स हमने पढ़ लिए। अब एक चीज मुझे आपको बतानी है, यहां पर हमने अपना क्या कंप्लीट कर लिया? वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू कंप्लीट कर लिया। एक चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है, जब मैंने आपको एपिडर्मल अपेंडेजेस पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि क्यूटिकल भी प्रेजेंट होगा, रूट हेयर भी प्रेजेंट होगा, ट्राइकोम भी प्रेजेंट होगा, और कैस्पेरियन स्ट्रिप भी दिखेगी। तो वो आउटर पोर्शन पे दिखेगी, इसीलिए मैंने आपको बताया था। लेकिन बेसिकली ये भूलना मत कि वो ग्राउंड टिश्यू का ही हिस्सा होता है। जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें, जब किसी आप टिश्यू को, अगर मान लो ये टिश्यू है, मैं इसको बाहर से देखूंगी तो मुझे कई सारी चीजें अंदर दिखेंगी, तो मैंने आपको वो चीज बता दी है। लेकिन वो आप लिखोगे किसमें? ग्राउंड टिश्यू में लिखोगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में, जो मैं आपको ऑलरेडी पिछले सेशन में पढ़ा चुकी हूं। क्लियर? तो यहां पर हमने तीनों सिस्टम्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट के स्टेम रूट्स लीव्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं विथ रिगार्ड टू देयर टाइप्स ऑफ टिश्यू। आज हमने पढ़ा कि प्लांट में किन किन टिश्यूज का प्रेजेंस होता है और क्या काम होता है, कहां कहां कौन कौन से टिश्यूज किस फैशन में, किस मैनर में प्रेजेंट होते हैं। राइट, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बट फॉर नाउ एवरी डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस द डायग्राम प्रेजेंट इन योर और गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक।
राइट तब तक के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करते रहना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे इस चैप्टर के थर्ड पोर्शन के बारे में। क्लियर? अभी आपके लिए क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए जितने भी वीडियोस हैं इन सबको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, बुक वाइज अरेंज कराया है हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर, और ऐप जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर में मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। तो वहां पर जाकर आप दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, हर वीडियो को सीक्वेंस में देख सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, बिना कुछ पे किए, ताकि आप अपने सिलेबस की पढ़ाई अच्छे से कर सकें। क्लियर? करना क्या पड़ेगा, ऊपर टाइप करना सर्च बार में www.magnetbrains.com, ऑफिशियल पेज ओपन होगा, वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करने का। उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अगर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, हिंदी मीडियम वालों को बता दीजिएगा कि उनके लिए भी हिंदी मीडियम अवेलेबल है, स्पोकन इंग्लिश पढ़ना है, एनटीएससी, ओलंपियाड या यूपी बोर्ड जो भी पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे क्लिक करिए, एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर सारे टीचर्स के सब्जेक्ट्स विद देयर इमेजेस आपको डिस्प्ले होंगे। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। लाइक हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने बायोलॉजी सिलेक्ट कर लिया, उसको सिलेक्ट करोगे, वॉच नाउ पर क्लिक करोगे तो ऐसे पेज ओपन हो जाएगा जहां पर मेरी इमेज के साथ आपको कोर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा और यहां सीक्वेंस में सारे वीडियोस मिलेंगे। तो जो भी वीडियो, जिस भी चैप्टर का वीडियो आप देखना चाहते हैं उस चैप्टर के वीडियो पर वॉच नाउ क्लिक करिए, तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगा। और अगर आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आ गई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सो दैट आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो, और इसे शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, अपने सारे ग्रुप्स में, बिकॉज दी ओनली प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th इज दी मैग्नेट ब्रेन्स। मेरे साथ बने रहिए, मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।